सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम इस वक्त ज़ोरों पर जारी है। तमाम सियासी जमातें इस वक्त पूरा जोर लगा रही हैं कि आने वाले इंतखाबात में यहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकें। अपोजिशन की जमातें ख़ासतौर पर ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ वहाँ पर जा रहे हैं, खिताबात कर रहे हैं और एक दूसरे को भी साथ ही साथ हुकूमत के साथ साथ तनकीद का निशाना वहाँ पर बनाया जा रहा है। कुछ अर्से पहले ये अपोजिशन मुत्तहिद हुआ करती थी, PDM में एक दूसरे के साथ बैठा करते थे और हुकूमत को टफ टाइम देने की, हुकूमत को घर भेजने की हिकमत अमली बनाई जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है और पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो नून लीग पर इल्ज़ामात लगाते हैं और नून लीग की तरफ से फिर जवाबी बयानात भी सामने आते हैं। ये सब कुछ चल रहा है तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से ये दावे भी सामने आए कि कुछ नैब रिकवरीज़ की गई हैं और आसिफ अली जरदारी से ये रिकवरीज़ हुई हैं, ये प्ली बार्गेन हुई है या फिर ये किस नौयत की रिकवरी है। और अगर ये रिकवरी हुई तो अब तक अदालतों में ये नैब के रेफरेंसेस, नैब अपने केसेस को साबित करने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी है। इस वक्त ये पूरी सूरत हाल है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का रवैया अब कुछ पार्लियामेंट में आखिरी स्पीच के बाद कुछ बदला सा महसूस हो रहा है। अब जब भी वो कहीं कोई गुफ्तगू करते हैं, किसी तकरीब से खिताब करते हैं तो माजी में जिस तरह अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया करते थे, हर बार NRO ना देने की बात किया करते थे, अब वो कुछ उनका रवैया गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़ासतौर पर जब से उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को दावत दी है और उनकी तजावीज़ तलब की हैं, उसके बाद कुछ तब्दील होता हुआ रवैया उनका महसूस हो रहा है। क्या ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा? ये हुकूमत आने वाले 2 साल आसानी के साथ गुजार जाएगी और ये अपोजिशन इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, क्या ये अपोजिशन कुछ सरप्राइज़ वहाँ पर कर सकती है या फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की तरह हुकूमत के हक़ में ये नतीजा भी रहेगा? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर ज़रका साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मौजूद हैं। कुछ ही देर में तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो डॉक्टर ज़रका साहिबा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, अपोजिशन जमातें बड़ा जोर लगा रही हैं। गो के ज़िमनी इंतखाबात में जो मुल्क में हुए उसमें तहरीक इंसाफ को कई सीटों पर शिकस्त उठाना पड़ी, लेकिन अपोजिशन इस वक्त बहुत पुरुमीद है कि शायद आज़ाद कश्मीर में वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, चूँकि जो गुज़िश्ता 3 साल गुजरे हैं उसमें किसी हद तक आवाम को महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में इस हुकूमत के बाद एक बुरे वक्त से तो गुजरना पड़ा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। बात यह है कि ये इतनी, क्या कहूँ मैं, कैसी अपोजिशन है, बेचारे अपनी नालायकियों और अपनी नाअहलियों की वजह से परेशान है। देखिए ना, नून लीग की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में 5 साल से, इन्होंने क्या डिलीवर किया? कुछ भी नहीं किया लोगों के लिए। अब आखिर में जाके उन्होंने लोगों को मुफ्त अपनी जॉब्स बांटी हैं, बहुत सारे पैसे दिए हैं लोगों को कि हमें वोट मिल जाए। और हकीकत ये है कि नून लीग के जो टिकट होल्डर्स थे वो नून लीग छोड़ के PTI में शामिल हो रहे हैं, जौक दर जौक। और पीपल्स पार्टी के हालात तो आप भी जानते ही हैं कि ग्राउंड पे परफॉर्मेंस 0, सियासत में परफॉर्मेंस 100/100। और वो इधर से जोड़ तोड़ की सियासत, इधर से आप सिंध के हालात देखें क्या है, पानी वहाँ पे नहीं है, सीवरेज का पानी आ रहा है नलकों में से और कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हर जगह करप्शन है, करप्शन के पैसे सुनाए सीधा दुबई जाते हैं बस। लेकिन सियासत जहाँ आती है वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं, तो डिलीवर नहीं करेंगे तो देखिए फिर वो जगह खुद ही हमारे लिए बनाते हैं तहरीक इंसाफ। ये डिलीवरी करें। तहरीक इंसाफ में 70 साल के बाद पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई है जो एक्चुअली डिलीवर कर रही है। और आप देखिए 3 साल इतना मुश्किल वक्त, यानी पहली दफा हुकूमत में आए, इस कदर गूनागू हालात, बैंकरप्सी एज यूजुअल, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्कुल अनवायबल था और उसको उन मुसीबतों, फिर कोविड की इतनी बड़ी अलगार, दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इन सब मुश्किलात में से निकाल के एक पॉजिटिव रास्ता दिखा दिया है। नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। CPEC के साथ, CPEC सेकंड फेज में एंटर कर गया है। एहसास प्रोग्राम इतना जबरदस्त है, दुनिया में वर्ल्ड बैंक ने उसको रिकग्नाइज किया है। दुनिया में सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स है उनमें चौथे नंबर पे उन्होंने उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है, क्या अचीवमेंट्स हैं और कहाँ ये गवर्नमेंट लैग कर रही है, इस पर जरा थोड़ा सा आगे चलकर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि पंजाब में
किया क्या? पंजाब में नून लीग के लोग पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, वो परेशान रहेंगे। ये किस सतह के लोग हैं? ये लीडरशिप लेवल के लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नून लीग के, या फिर ये आप आम कारकुनों की बात कर रही हैं? देखिए जी, मिक्सचर होता है हमेशा। मेरी बात सुनिए, होता ऐसे है कि यू नीड, आपको पुराने जो महारत रखते हैं पार्लिमानी हुकूमत में, उस तरह के लोग भी चाहिए, नए फेसेस भी चाहिए होते हैं, और सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन हमेशा एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि सारे नए लोग आ जाए जिन्होंने कभी हुकूमत नहीं की, तो वो आपका सारा सिस्टम फेल हो जाता है। वो आपने देखा ही है। और हम क्योंकि पहली दफा हुकूमत में आए हैं और आगे भी जहाँ जहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तो वहाँ जरूरत ये है कि एक कॉम्बिनेशन। आप देखिए अभी जिस तरह गवर्नर बलूचिस्तान तब्दील हुए, एक डाई हार्ड पॉलिटिकल वर्कर आए पीटीआई के, तो ये वो मैं खुद उसी तो डॉक्टर साहब, ये जिन नून लीग के लोगों से मुतालिक आपने जिक्र किया, ये लोग पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं या अगले इलेक्शन के लिए अभी ये लाइन में हैं? हर जगह आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको कॉम्बिनेशंस भी नजर आएंगे। ये नून लीग के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं? क्या इनमें कहीं कोई एक पॉपुलर फिगर, जिस अगर एक दो नाम आप कोट कर सकें? सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि नून लीग के लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं, वेदर उनको टिकट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, इसके बारे में मैं ये कह रही हूँ कि जो उनके सीधा जो उनके लोग हैं वो आके तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हुकूमत में सिर्फ जी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो कोई इलेक्शन का माहौल नहीं चल रहा, तो ये उनको टिकट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं आके, ये उन्हें कौन यकीन दहानियां करा रहा है कि हम आपको टिकट दे देंगे अगले इलेक्शन में? और अगर उनको टिकट देंगे तो फिर पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स का क्या होगा? मैं आपसे ये कह रही हूँ, लोग देखिए, आप पाकिस्तान, अरबाब साहब एक बात को आप लोग पकड़ लेते हैं, बात करें आप, जो पाकिस्तान सारी पार्टियों का बना हुआ है। पाकिस्तान की कौम एक कौम है, एक कौम में लोग, आप इस बात पे तफरीक नहीं कर सकते कि और सियासी पार्टी हर आदमी ज्वाइन कर सकता है। ये नहीं होता कि ये हमारी पार्टी के, ऐसे नहीं, ऐसे मुल्क नहीं बनते, ऐसे कौमें नहीं बनती। आपको सबको साथ लेके चलना होता है और सबको जगह देनी होती है। अक्लमंदी इसी में है, वरना आपने देखा पाकिस्तान किस तरह से डिवाइड करने की लोगों ने कोशिश की हुई है, मजहब पे, जबान पे, एथनिक बैकग्राउंड, हर चीज पे तो डिवाइड करना कौन सा मुश्किल काम है। और आपने देखा है कितनी प्रॉक्सी वॉर्स इस मुल्क में हो रही थी। ये हुकूमत को, हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सबको जोड़ के, सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप देखें कितने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी अप्रोच है, और जिस विजडम से चल रहे हैं। अभी चाइना के साथ पाकिस्तान के 70 साल हुए हैं कोलैबोरेशन के, और दिस इज सच, मतलब एवरीवेयर। सही, चलिए डॉक्टर साहब मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ, जरा तैमूर तालपुर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। तैमूर साहब, जरदारी साहब दौरा किया अभी पंजाब का बड़े लंबे टाइम के लिए, बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिले, हुकूमती इत्तेहादियों से मिले, किसी एक शख्स ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और जरका साहब बता रही हैं कि नून लीग के तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, अगले इलेक्शन में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको टिकट्स भी दे। अरबाब भाई पीटीआई को कोई ज्वाइन कर सकता है इस टाइम पर? पीटीआई ने क्या हाल इस मुल्क का कर दिया है? आपके व्यूअर्स अभी हंस रहे होंगे, जो पीटीआई में बैठे वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। इनके 2 सिटिंग एमपीएज, शहरियार शर साहब और अबरो साहब, वो सिटिंग एमपीएस ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने वोट किया पीपल्स पार्टी को। इनके कितने एमपीएस लाइन में लगे हुए हमारे साथ, नाम उठाना शुरू करूंगा तो परेशानी हो जाएगी। जो चाह रहे हैं कि हम उन्हें पीपल्स पार्टी में लें, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि हमें आइंदा आने वाली इलेक्शन का टिकट दें। बाकी रही इनकी पॉपुलैरिटी की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 बाय इलेक्शन हुई, 13 बाय इलेक्शन पाकिस्तान में, और जो सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट है, पीटीआई ने 12 सीटें लूज कर दी, 13 से 12 सीटें, माने आपको अवाम ने 0/0, 0/0 कर दिया है, और लोग जाएंगे पीटीआई में। सर अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह करे, ऐसी बातें बाप भाई मत करे। इनका पंजाब में क्या हाल है? पंजाब के पूरी इनकी जो है पार्टी वो लेटी हुई है कि नून लीग किसी तरह में हाँ कर दे। नून लीग इनको यस नहीं करी टिकट देने के लिए। आपने बात की हमारे दौरे की, तो हमारा जो दौरा था पंजाब का, वो कोई पार्टी में शमूलियत कराने के लिए नहीं था अरबाब साहब। वो बेसिकली जो हमने एक फ्यूचर स्ट्रेटजी बनानी है अपनी कमिंग इलेक्शंस में, उसके लिए था। हैं हमारे आसिफ साहब के जो करीबी साथी हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, चौधरी बरादर बहुत हैं,
जो पीपल्स पार्टी के साथ कोalition में रहे थे वो फिर से कोalition बनाना चाहते हैं। उनका बयानिया ये है कि हम पीटीआई के साथ नहीं चल सकते अगली कोalition के लिए, तो हम पीपल्स पार्टी के पास आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि नून लीग उनको सूट नहीं करती, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं नून लीग के साथ, इसलिए वो सब हमारे साथ आने वाली इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला लेकिन तैमूर साहब, ये नून लीग आपको भी सूट नहीं कर रही। जरदारी साहब मिल रहे हैं काफ लीग से, जरदारी साहब मिल रहे हैं हुकूमती इत्तेहादियों से, लेकिन क्या ही बेहतर तो अगर जरदारी साहब ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त आपस में एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब से मिलते या मरियम साहिबा से मिलते और ये अपोजिशन एक बार फिर अगर मुत्तहिद होती तो कुछ ऐसा इम्कान था कि आप लोग हुकूमत को टफ टाइम दे पाते। तो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे आप लोग नहीं मुलाकातें कर रहे, आप हुकूमत के लोगों से, हुकूमती इत्तेहादियों से और जो हुकूमत के साथ हैं जमातें उनसे मिल रहे हैं, ऐसा क्यों है? वैसे तो मैं समझ रहा था कि हमारा और नून लीग का एक परमानेंट ब्रेकअप हो गया है, पर अब सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ। फ्रॉम द टाइम सिंस शहबाज शरीफ इज बिकमिंग एक्टिव, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग उनका और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का है। एक बेहतर वो पॉलिटिशियन भी है, एक्सपीरियंस भी है, उनका एज अ चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, गुड स्टेट्समैन। तो मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ कि अभी चाहे क्यों ना कुछ कलिश है, कुछ नाराजगियां हैं, इलेक्शन भी चल रहा है हमारा, तो उसकी वजह से भी हमारे अलग अलग स्टांस हो सकते हैं, बट बेसिकली मैं समझता हूँ आगे जाके नून लीग और पीपल्स पार्टी शायद बेहतर कोलैबोरेशन में चल सकें। मेरे ख्याल से अगर मरियम नवाज साहिबा जरा सब्र का मुजाहरा करती हैं या थोड़ा ज्यादा मेच्योरिटी दिखाती तो हम उनके साथ भी चल सकते हैं। हमारी तो दिली ख्वाहिश थी कि अच्छी बात है, दो पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ होना चाहिए, और जो टांगा पार्टी है या जो सिलेक्टेड पार्टी है जिसको जो सेलेक्टर्स लाए थे वही उनसे तंग आ गए हैं। जिन्होंने कहा था वो करप्शन खत्म करेंगे, उन्हें 117 से 124% पे ले गए। जिसने कहा था लोन नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, उसने इतने लोन लिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने लोन किसी हुकूमत ने नहीं उठाए। लेकिन तैमूर साहब अभी इस वक्त तो अभी एक रोज पहले शाहिद खाकान साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो आपको कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी सेलेक्ट होने के लिए बेताब है और बिलावल चाहते हैं कि बस वो किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बन जाए, हुकूमत में शामिल हो जाएं। तो अगर इस नौयत के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जाएंगे, इतनी संजीदा नौयत के, तो ये कैसे आगे जाकर आप लोग एक हो सकेंगे? फिर देखिए, मैं अपनी एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपको अपना एक बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ आगे जाके शहबाज शरीफ भी यही चाहते हैं और शहबाज शरीफ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये चीजें सारी फेड आउट हो जाएंगी। ऐसे खाकान अब्बासी साहब जैसे लोग हैं जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते थे, जो पीडीएम में हम अलग हुए, अभी साथ नहीं है। तो डॉक्टर जरका साहब, ये जाहिर है इस वक्त तो पीपल्स पार्टी नून लीग अलग-अलग हैं, लेकिन जब ये पीडीएम में मुत्तहिद थे तो पीडीएम ने बहरहाल हुकूमत को एक डेंट तो पहुंचाया, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हों, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब हों। ये फिर अगर आने वाले दिनों में ये अपोजिशन जमातें तमाम मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, फिर पीडीएम मुतारिक और मजबूत हो जाती है, तो आपके लिए फिर आने वाले दिनों में एक नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल जी इस तरह का कोई चैलेंज है। बात यह है कि ये पीडीएम का आपने हाल तो देख ही लिया था कि पीडीएम के जलसे जो होते थे उसमें बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान मदरसों के बच्चे लेके आते थे और उनका एक शो होता था, जहां उनके मदरसे हैं वहां इनका जलसा होता था। और लाहौर में आपने देखा कितनी इनकी नाकामी हुई, और हर तरफ जाने के बाद असल में बात यह है कि पीडीएम का क्योंकि कोई मेन कॉन्सेप्ट था वो हर बंदा चाह रहा था। पहले नवाज साहब पीडीएम के जलसे की आड़ में मुल्क से बाहर गए, फिर मरियम नवाज साहिबा को बाहर भेजना चाह रहे थे, और तीनों पार्टियां या जो सो कॉल्ड 11 पार्टियां का आपस में कॉमन फैक्टर तो था नहीं, हर बंदा अपना फायदा लेना चाह रहा था। जिसको कोई फायदा हो गया उसने ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज उसका कोई कॉमन, देखिए जो लोग कौम और मुल्क की बेहतरी से अलावा जाती मफाद के लिए चलते हैं उनको आखिरकार शिकस्त ही होनी है। वक्ती तौर पे कोई फायदा उठा लेते हैं, लेकिन दुनिया इतनी पागल नहीं है। पाकिस्तान के लोग सियासी शऊर रखते हैं, ये समझते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये जाती मफाद अपनी इक़्तिदार की सारी जंग होती है इनकी, ना इनको कोई आम आदमी के मफाद उसकी बेहतरी से कोई इनको किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेट इंतहाई बुरी बात है कि पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी है जो लोग सियासत में हम होते हैं, तो मुल्क और कौम के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ जाती मफाद के ऊपर सियासत मबनी है और ये
सियासत में इस रविश को चेंज करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब क्योंकि ये अब एक मुनाफकत बन गई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इतने हमारे जय्यद पार्लियामेंटेरियंस हैं, जय्यद हमारे सियासतदान हैं, मगर इनको अब हम सबको जरूरत है अपने गिरेबान में झांके। मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि सब लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या अपने मुल्क और कौम के साथ हम ज्यादती तो नहीं कर रहे, क्या हम अपने जाती मफाद को आगे रख के मुल्की मफाद को पीछे तो नहीं रख रहे, क्योंकि पिछली कई दिहाइयों से यही हो रहा है ना पाकिस्तान में। जी, तो डॉक्टर साहब ये आप समझते हैं कि फिर ये इस दौरे हुकूमत में जिस तरह आटे और चीनी की कीमत डबल हुई है, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह इस दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी है, आप लोग महंगाई को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, फूड इन्फ्लेशन अपने उरूज पर है, ये इस मुल्क और कौम के साथ ये ज्यादती नहीं है? चूंकि आटा जब महंगा हुआ उसकी मद में आवाम की जेब से अरबों रुपया निकला, चीनी महंगी हुई उसकी मद में आवाम की जेब से अरबों रुपया निकला, वो रिकवर तो नहीं हुआ, वो कीमतें भी वापस नहीं आई, अपनी जगह पर मौजूद है सब कुछ। बात सुने, बात ये है कि दुनिया में कोविड के बाद सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, दुनिया में कोविड के बाद महंगाई आई है, पाकिस्तान में आप बाकी दुनिया के कंपैरिजन से 20% भी नहीं आई। जो प्राइसेस दुनिया में है इस वक्त, पाकिस्तान अभी भी अपने रीजन में, दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ इस रीजन में बात करें, पेट्रोल सबसे सस्ता है, चीनी सस्ती है, आटा सस्ता है। आप बाकी रीजन के हिंदुस्तान से कंपेयर कर लें, नेपाल से कंपेयर कर लें, डॉक्टर साहब चीनी और आटा की जो सस्ता है पाकिस्तान में, अपने रीजन में अपने मुताबिक सबसे फिर भी बेहतर है। इश्यूज ये हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के लिए कभी कुछ किया नहीं गया, अवाम को हमेशा फरेब दे के, धोखा दे के, अपने जो जाती मफादात थे उनके ऊपर सियासत हुई है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पे तरक्की नहीं कर सका। आपने 1970 में जो नेशनलाइजेशन की, उसके बाद आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। अब देखिए, हम जब आप कह रहे हैं आप 65% हमारा जो अवाम है वो देही है, और हमारा जो किसान है उसको जिस तरह इस हुकूमत ने आटे की कीमत बढ़ाई, जो कीमतें खरीद थी 1200 से 1800 रुपए पे लेके गए, आपकी 65% इस वक्त जो किसान है वो बड़ा खुश है क्योंकि उसको अच्छी कीमत मिली है अपने वीट की। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो आवाम की जेब से जा रहा है ना, किसान 65% है लेकिन वो 100% आवाम उस कीमत को पे कर रही है। इतना घुटनों टिकवा दिए हैं कि अपने अवाम के लिए रोटी तक आप खुद सारी नहीं उगा रहे, और ये कितनी दिहाइयों से, कम से कम 5 दिहाइयों से आप इम्पोर्ट करते हैं। पहली दफा एग्रीकल्चर के लिए एक जामे प्लान बना है जिसमें चाइना की कोलैबोरेशन के साथ अब हम एग्रीकल्चर को उठाने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर जिसका आपने अभी तो बम्पर क्रॉप देखा, लेकिन इसके बाद एक टोटली डिफरेंट स्केल पे आएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद कफील होगा अपनी ज़राअत में और खुराक में। फूड सिक्योरिटी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और इट इज टाइम कि अब पाकिस्तान अपने पांव पे खड़े हो। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में जो हमने सॉवरेनिटी अपनी दिखाई है अभी लेटली, ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। पाकिस्तान एक खुद इन्हिसार अपने पांव पे खड़ा हो, अपनी सॉवरेनिटी दिखाए, कोई भी मुमालिक हो सबके साथ मिल के चले और अपने लेकिन डॉक्टर साहब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी चीनी की कीमत कम नहीं हो रही। ये पाकिस्तान में इस वक्त 100 रुपए से ज़्यादा चीनी बिक रही है। अगर यही चीनी इंपोर्ट करके यहाँ पर लाई जाए, बेची जाए, तो ये कई गुना कम कीमत बिक सकती है। लेकिन चूंकि आप लोग को अपनी शुगर मिल्स की कीमत, सिर्फ कहने की ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जो इस वक्त रीजन में हालात हैं, जो आप देखिए कोविड से दुनिया की इकोनॉमी, चाइना जो 10% से ऊपर जा रही थी, सिर्फ वो वाहिद इकोनॉमी है जो अब 6 to 7% पे रह गई है। इंडिया हमारा हमसाया -7% पे है। पाकिस्तान की जो इस वक्त 3.9% जो इकोनॉमी के जो आपकी GDP आई है, दिस इज, और ये वो आपकी जो सारी लाया है अमल है। कोविड में पाकिस्तान को इतने बड़ा एजाज मिला है, दुनिया में पहले 3 मुल्कों में है जिन्होंने अच्छी तरह से कोविड को जिसका मुकाबला किया, और जो हमारे स्मार्ट लॉकडाउन से अवाम के लिए एहसास प्रोग्राम में कोविड में गरीब लोगों को किस्म की मराहत दी गई है एहसास प्रोग्राम के। चलिए डॉक्टर साहब जरा मौका दीजिएगा, तैमूर साहब को की तरफ भी मैं जाऊं। आप कह रही हैं मईशत मुस्तहकम हो रही है, कोविड के 3 बेहतरीन ममालिक में पाकिस्तान आया है जिन्होंने कोविड से रिकवर किया। तैमूर साहब, ये
तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी इन चीज़ों को कोट कर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हकीकत यही है कि आटा चीनी की कीमत अपनी जगह मौजूद है, पेट्रोल की कीमत चलें इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए वो एक मुश्किल है इस हुकूमत के लिए। लेकिन जो मुआशी अशारी हैं वो तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी इस वक्त दिखा रही हैं कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। आपके वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपका ग्रोथ रेट 1.5 है, जो ये 4 और कभी 5 पे ले जाते हैं। आपके IMF ने कहा है कि ये 2% है, तो वो 1.5 कह रहे हैं, ये 2 कह रहे हैं अपने फिगर्स के थ्रू। पहली बात। दूसरी बात आपने की कि बड़ा अच्छा काम किया कोविड में पाकिस्तान ने, तो थैंक्स करें मुराद अली शाह का। इमरान खान साहब उठ के सलूट मार के उनको सलाम पेश करें, जिन्होंने उनको सही ट्रैक पर लेके गए, उनको समझाया कि कितना सीरियस इशू है। वो बयान याद है आपको? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, नजला है, जुकाम है, सही हो जाएगा, शोशांता पी का। ये बातें तो हमारे फ्रेंड साहब कर रहे थे। अच्छा, आप बात करें एग्रीकल्चर पॉलिसी की। आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ 12 बिलियन रखे हैं, जो इस मुल्क की बैकबोन है। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, व्हाट रिजल्ट्स डू यू वांट टू गेट? और उन्होंने बात की 1800 के रेट की, उन्होंने रेट बढ़ा के 1800 किया। सिंध वाहिद सूबा इसने 2000 रुपए उस मिस्कीन हारी को जो है हमने दिए। तो हमें फॉलो करेंगे लोग तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरक्की जरूर हो जाएगी। जो खान साहब ने बातें की थी, अगर उस बातों पर अमल करते तो आज ना पाकिस्तान का ये हाल होता और ना 13 में से 12 सीटें ये हार रहे होते। आपने साइकिल पर जाना था जी PM हाउस, वो साइकिल की जगह पे आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिए। आपने यूनिवर्सिटीज को बनाना था गवर्नर हाउस गिरा के, क्या बना? उनका करप्शन खत्म करनी थी, वो आप और ऊपर लेके इंटरनेशनल इदारे ही आपके कह रहे हैं कि 117 से 124 पे चले गए, यानी कि आए सिर्फ माल बनाने से और माल खाने से। आपने तो कहा था कि चोर और डाकू एमनेस्टी लेते हैं और फिर दूसरों को देते हैं, तो एमनेस्टी ली खान साहब ने, ली हमारी अलीमा बाजी ने, वो अरबों रुपए आ गए और फिर बता रही हैं शेयर करने के लिए अरबों रुपए उन लोगों ने जो है कपड़े सीखे कराए। कुछ अल्लाह अल्लाह करें, को खुदा का खौफ करें, इस तरह से मुल्क नहीं चलता। थोड़ा बहुत आपको कुछ करप्शन करनी करें, मुल्क तो ना खाए ना। आप बात करें, मैं क्या, डजंट मैटर व्हाट यू आर सेइंग अरबाब साहब। जरा बाहर जाके किसी गरीब से पूछे, वो क्यों झोलियां उठा के ना इनको बदुआएं देता है। इन लोगों ने मेडिसिन को 4.5% यार, लाइफ सेविंग ड्रग्स 4.5% प्राइसेस बढ़ाता है। आटा, चीनी, बिजली का हाल देखे, पेट्रोल का हाल देखे, फिर पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये जो बम फाड़ है ना, इन बमों को हमें अब वो जुर्रत, वो हिम्मत नहीं रही हम पाकिस्तानियों में कि हम इनके ये बम सरवाइव कर सकें। ये हमारी लिमिट से क्रॉस हो गई है बातें। जरा बाहर निकल के पूछिए, यही तो रीजन है ना। कराची में इनकी जीती हुई सीट जो फैसल वाडा ने जीती थी, वहां पर ये 5वें 6वें नंबर पर आए हैं यार, 5वें 6वें नंबर पर। और हमने क्योंकि काम किया है, हम डिलीवर कर रहे हैं, हम पहले नंबर पे आए। नून लीग वो जमात है जिसने कोई काम नहीं किया, कभी सिंध में पावर में नहीं हुए, वो हमारे साथ मुकाबले में नंबर 2 पे आ गए। तो अभी भी टाइम है, आपके पास 2 साल बच्चे हैं, मेहरबानी करके पॉलिसी सही करें। ठीक है, हुकूमत में आने से पहले तैमूर साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान साहब का पूरा बयानिया, पूरा मंशूर ही करप्शन को ख़त्म करने पर था। तो डॉक्टर जरका साहब, ये करप्शन क्यों ख़त्म नहीं अभी तक हो पाई? पहले 90 दिन का प्लान आया, फिर वो 3 महीने में कन्वर्ट हुआ, फिर 6 महीने, आज तो 3 साल होने को आ रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन तो अब तक इस मुल्क से बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात है, लेकिन करप्शन में इंटरनेशनल एजेंसीज़ के आदाद शुमार के मुताबिक इजाफा हुआ है इन 3 सालों में। विद ऑल रिस्पेक्ट वो कह रहे थे हमें फॉलो करें। अरे इनको फॉलो करें, ये एक जमाने में नेशनल पार्टी होते थे, ये नेशनल पार्टी से सुकड़ के अब प्रोविंशियल पार्टी भी कराची के अलावा रह गए। इनको क्या कोई फॉलो करे? इनको सिर्फ दाव पेच आते हैं। आप बात करें डिलीवरी की, आप बात करें कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। जहां आपने दूसरी बात की अरबाब साहब करप्शन की, तो इस मुल्क में आपने सिस्टम में रह के आपने करप्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारे हमने आज़ाद रखे, हमने किसी के ऊपर अपना नहीं डाला कि तो ये करो वो करो। तो जो आपके पूरे मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। हालात करप्शन जो हर बंदे को पता है, कौन कहाँ कितने पैसे हैं, सरे महल में कितने पैसे थे। सब लोग कहते हैं हमारी तादाद लगता है इन चेंजेस में इतना आसान नहीं है। ठीक है तैमूर साहब, डॉक्टर जरका साहब, दोनों मेहमान हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर जरका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़ाहिर हमेशा की तरह अपोजिशन हुकूमत पर और हुकूमत इस वक्त अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगा रही है। तो ब्रेक से पहले जहाँ गुफ्तगू के सिलसिले को मुनक़दा किया था वहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी सरे महल का आपने जिक्र किया, तो ये रिकवरी कुछ जरदारी साहब से हुकूमत ने, नैब ने या किसी इदारे ने की है? क्योंकि ये इस तरह का एक ट्वीट भी आया था फवाद चौधरी साहब का और हुकूमत की जानिब से कुछ दावे किए जा रहे थे। कितनी रकम रिकवर की है नैब ने जरदारी साहब से? देखिए जी, मैं करप्शन को तो आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर इट, शहजाद साहब उसको देखें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि पैसे लोग देते हैं। मसला ये सियासतदानों के इश्यूज बहुत है ना। सियासतदान कहते हैं जी पैसे ले रहे हो लेकिन किसी को बताओ ना, क्योंकि हम मानेंगे नहीं हमने चोरी की है। चोरी तो दुनिया को आप देखिए कि ये हमारा अनोखा निज़ाम है कि जहाँ लोगों की फाइलें, उनकी करप्शन, आपको और मुझे पता है, हम केस अगर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हाँ जी देव डन इट। मनी लॉन्ड्रिंग के 1000 से ज्यादा लोग। लेकिन डॉक्टर साहब कल सलीम मांडीवाला साहब मेरे साथ मौजूद थे। जी, सलीम मेरी बात, लेकिन जो आपकी अदालतें हैं, केस बनता है तो सुनते हैं जी 50,000 की फाइल बिक गई। अदालतें आपकी जो हैं वो अपने डिसीजन लेती हैं। जिस तरह नारकोटिक्स के केस में हमने देखा कि जो लोग पकड़े हुए थे, जो मंशियात फरोश थे, जिन लोगों के ऊपर बड़े बड़े लाखों करोड़ों अरबों के केसेस थे, उनको एक ही दफा सारे 25-30 केसेस जो हैं वो हमारी कोर्ट ने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी इनके आप जो SOPs हैं वो नए बनाएं। तो पाकिस्तान तो निज़ाम ही अनोखा है। इधर लोग ना, जहाँ पर आप देखें ना पनामा में किस किस का नाम था, वो आप देखिए कि जिन लोगों के नाम थे उसमें हमारे हर शोबा हाई जिंदगी से लोग थे। और तो डॉक्टर साहब ये अब 3 साल से तो हुकूमत आपकी है, उन तमाम नामों की लिस्ट आपके पास मौजूद है। आप इदारों को हिदायत करें, डॉक्टर साहब आप इदारों को हिदायत करें कि उसमें नवाज शरीफ साहब के अलावा जिन लोगों का नाम था उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। कौम की इस्लाहियत की तो ये हालात ठीक होने वाले नहीं है। तो डॉक्टर साहब उस पनामा की लिस्ट पर अभी तक खान साहब ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्यों कोई काम नहीं किया? इदारों को क्यों ये टास्क नहीं दिए कि इस लिस्ट के तमाम लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए? जब आप देखें, जब आप ज्यादा करप्शन के मुकाबले में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप पीछे के पीछे जा रहे हैं। यानी यहाँ पर वो हाल है कि वो गधे के साथ, ये तो डॉक्टर साहब तमाम चीजों को पैरेलल लेके आपने चलना है ना। तो जब बेटा चढ़े तो तब भी लोग उसको कहते थे कि क्यों बेटा बैठा है, जब बाप चढ़ा तो सबने काट के। तो लोग किसी हालत में कुछ नहीं होने वाले। लेकिन अगर मुल्क की तरक्की होती है और मुल्क को ये हुकूमत किसी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव प्लान पे लेके जाती है, एक डेवलपमेंट प्लान देती है जो कि एग्जीक्यूट भी हो जाए, तो वो फाइनली वो रास्ता होगा जिससे पाकिस्तान के अवाम के लिए बका होगी, पावर्टी एलिविएशन होगी। हमारा ह्यूमन रिसोर्स 68% से ज्यादा हमारा अंडर द एज ऑफ 35 है। ठीक है, चलो डॉक्टर साहब पॉइंट आपका आगे। अब जरा आपको तो नहीं पता था कितना रिकवर हुआ जरदारी साहब से, तैमूर साहब से मैं पूछूं। बेहतर हो, डॉक्टर साहब जरा मौका दीजिएगा। मेन मकासद हैं आप नहीं मौका देने का जी। तैमूर साहब, ये अब जरदारी साहब से जो रिकवरी की बात गवर्नमेंट कर रही है, ये कितना पैसा रिकवर हुआ, ये किस केस की मद में हुआ है? कल सलीम मांडीवाला साहब मेरे साथ थे तो उन्होंने तो कहा ये जो नई ये प्रॉपर्टी का इल्ज़ाम लग रहा है जरदारी साहब पर, जिसमें उन्होंने 1 माह का वक्त जवाब के लिए मांगा है, वो कोई प्रॉपर्टी मैनहट्टन में कोई अपार्टमेंट है ही नहीं, इस तरह का जरदारी साहब के नाम कुछ है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो फिर ये बार बार 3 साल पहले भी तहरीक इंसाफ ने ये मामला उठाया था, शायद खुर्रम शेरजमान साहब ने दरख्वास्त जमा कराई थी गालबन, तो फिर ये मामला क्यों बार बार उठता है अगर ये इस तरह की कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है? पहले है या नहीं, जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा। ना तो कोई प्रॉपर्टी उनकी ऐसी कोई है जो डिक्लेयर्ड ना हो पहली चीज, और दूसरी चीज 1 रुपया इन लोगों ने रिकवर नहीं किया है, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है तो हम इनको देंगे क्या? और ये अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें, अगर कोई चीज हमसे हुई रिकवरी तो शो कर देंगे। झूठ बोलते रहते हैं। मैं तो एडवाइस करूंगा इसको फवाद के ऊपर जो है हमें केस करना चाहिए। कोर्ट अगेंस्ट हिम, ही डिजर्व्स टू बी सूड बाय द कोर्ट्स आई बिलीव। बाकी मेरी बहन अभी बात कर रही थी कि पाकिस्तान का तो निज़ाम ही अनोखा है, तो मेरे ख्याल से अगली इलेक्शन पे, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान में रहना है और बेहतरी भी पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो मैं अपनी बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान खान के साथ अगली इलेक्शन जो है जाके ब्रिटेन से खड़े हों, लंदन में लड़ें या अमेरिका जाए। खैर कैलिफोर्निया तो वो जा नहीं सकते, वहाँ पर उनके केस हुआ हुआ है, ही इज वांटेड ओवर देयर। तो लंदन में मेरे ख्याल से इनकी सियासत बेहतर रहेगी, क्योंकि वहाँ का सिस्टम शायद इनको समझ में आएगा। यहाँ का अनोखा सिस्टम इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब तो गुज़िश्ता 25 साल से वो तो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर सियासत कहाँ की है? पाकिस्तान से बाहर तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब।
मेरी बहन कह रही है कि पाकिस्तान का तो सिस्टम ही अनोखा है, तो पाकिस्तान सही हो नहीं सकता, जो जुडिशरी में ये है तो वहां पर ये है, तो मतलब ये पाकिस्तान को नहीं सुधार सकते, तो ये मुल्क छोड़े। हमें अपना पुराना पाकिस्तान चाहिए। जो नारा लगाते थे नए पाकिस्तान का, वो हाथ बांध के कहते हैं भाई हमें माफी दे दो, हम अपने पुराने पाकिस्तान में खुश थे, हमें वो रेट दे दो आटे, चीनी का, गैस का, बिजली का, पेट्रोल का, जो आपने आके जब टेकर किया था वो रेट हमें दे दें। हमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए। सुनामी ने तबाही बर्बादी कर दी है। सिर्फ और सिर्फ इनके झूठे फिगर्स, इनकी झूठी बातें, इनके झूठे आसरे और उन सब चीजों पर यू टर्न लेना। अगर कहेंगे लेफ्ट जाना है तो राइट जाएंगे, अगर कहेंगे साउथ जाना है तो वेस्ट चले जाएंगे। तो इस किस्म के इनके जो है ना ये हालात सब लोगों के सामने आ गए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पाकिस्तानीज। वही जो इन्हें वोट देते थे वही अब इनसे नफरत करते हैं, और हमसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब इलेक्शन आएगी और कब हम इंशाल्लाह ताला पावर में आकर ये मसले मसाइल इनके हल करेंगे। मुझे नहीं पता तैमूर साहब, ये तैमूर साहब पावर में आने के लिए आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत बनती है जो पंजाब में अक्सरियत हासिल करता है वहाँ से, और पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में सिर्फ 6 आपकी नशस्तें मुंतखब हैं और एक आपकी मखसूस नशस्त है। किस तरह वहाँ से आप इलेक्शन जीतेंगे? क्या इस वक्त तैयारी है? अगले 2 सालों में पीपल्स पार्टी ऐसा क्या कर देगी? अभी जरदारी साहब भी गए, कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स तो हमें देखने को नहीं मिला वहाँ पर। जो रिस्पॉन्स हमें एक्सपेक्टेड था उससे हमें बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिला है, और हम ऐसे छक्के चौके मारने वाले हैं आपके आने वाली जनरल इलेक्शन में एज अ कोalition विद आवर कोalition पार्टनर्स के बहुत से लोगों के जो है वो उनको सर चकरा जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। हमने जो प्लानिंग की है वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू कम इनटू एक्शन, एंड दैट विल बी। जब इलेक्शन में कामयाबी के दावे आप लोग करते हैं अगले इलेक्शन, तो फिर ज़ाहिर है नून लीग उस वक्त आप पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप खुद को आप इस वक्त जो जिस तरह इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं सिलेक्टेड होने का, फिर वो नून लीग आप पर इल्ज़ाम लगाती है कि इस वक्त सिलेक्टेड होने के लिए आप लोग बेताब हैं, बिलावल साहब इस वक्त हुकूमत में आना चाह रहे हैं। फिर इस तरह के इल्ज़ाम आपकी अपनी माजी की इत्तेहादी जमात से आप पर लगते हैं। इल्ज़ाम जो चाहे जैसा चाहे लगा सकते हैं, हकीकत आपके सामने है। आप सुनते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान, आपने देखी है उनकी पॉलिसी, किस तरह से वो गवर्नमेंट को कट कर रहे हैं, किस तरह से वो गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं। तो ये आप सबको आंखें में धूल झोंकने वाली बात है कि हम कभी भी, भाई ये कश्ती डूब रही है, इस डूबती हुई कश्ती में कौन चढ़ेगा भाई? इसमें तो वो चढ़ेगा जिसको खुदकुशी का या सियासी। लेकिन तैमूर साहब ये इस डूबती हुई कश्ती को भी आप लोग डुबो नहीं सके, ना आर या पार से ये हुकूमत गई, ना ये हुकूमत लात मार कर गिरी, ये हुकूमत अभी अपनी जगह पर है, और जो जमातें इसको मिलकर गिराने निकली थी वो अब अलग अलग हो गई हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। तो हुकूमत की तो ये जीत है। अरबाब साहब, हुकूमत की जीत नहीं है। मैं मानता हूँ कि पीडीएम को में क्रैश आने की वजह से इनको कुछ लिवरेज मिला है, इनको कुछ आई एम श्योर के कुछ मिल गई है, सर्टेन लिमिट में इनको कुछ खुशी मिल गई है। पर बात अभी की नहीं है। बात यह है कि जो हमारी ताकत में है हम कर रहे हैं हुकूमत से निजात पाने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि हमें पावर में आना है, इसलिए कि अवाम हमसे ये डिमांड करती है। अवाम हमें ये कहती है कि हमें मेहरबानी करके कुछ भी करो, इन नाअहल करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाओ, क्योंकि वो अब इनकी जो इन्फ्लेशन है उसमें सिर्फ खुदकुशी कर सकते हैं और उनके पास कोई मौका रहा नहीं है किसी तरह से आगे चलने का। तो उसके लिए हम इस चीज में कोशिशों में बैठे हैं, जारी हैं, और आप देखेंगे जो गेम चेंजर आना है अगली इलेक्शन में, यू कैन जस्ट इमेजिन इट फॉर नाउ। सही। तो डॉक्टर साहब, आप ये अगले इलेक्शन तक का तो कम से कम अपोजिशन से आपको लाइसेंस मिल गया। अपोजिशन इस वक्त तकसीम है और अब अपने अपने तौर पर अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है, और ये आपके पास बड़ा बेहतरीन मौका है कि जब तक अपोजिशन तकसीम है कम से कम आप अवामी रिलीफ के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाएं कि आवाम में कहीं कोई पॉपुलैरिटी हुकूमत की बढ़ती हुई तो नजर आए। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब। जी स्टेप जो इस हुकूमत ने उठा दिए हैं और जो उठाने आगे चल रहे हैं, देखिए हाउसिंग, रोटी कपड़ा और मकान स्लोगन इनका था। किसने दिया घर? 50 साल हो गए इनकी पार्टी को आए, घर हम दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं, आज तक किसी ने हेल्थ कार्ड नहीं दिया आवाम को। हम अब जो है जॉब दे रहे हैं, कामयाब पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, वो हेल्थ कार्ड अभी तक आप लोग सिंध में नहीं दे रहे। वो जो सस्ता घर वाली स्कीम है उसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं, जब बैंक्स में कोई गरीब जाता है सर पकड़कर बाहर निकलता है। बात यह है कि इनसे जरा हिसाब तो लें सिंध का। सिंध के जितने तरक्याती मंसूबे दिए जाते हैं
आपके पैसों का कोई हिसाब नहीं है। कहते हैं ये इस चीज के लिए घर के लिए पता चलता है जी। आपको पता है मुराद अली शाह साहब का जिक्र हो रहा था, उनकी अपने डिस्ट्रिक्ट में दादू में गाय भैंसे बंधी हुई हैं स्कूलों में, वीडियोज है मेरे पास, लोग रो रहे हैं। लाड़काना में जो हाल है इस वक्त एड्स का, लाड़काना में जो हाल है इस वक्त हेपेटाइटिस का, गड़ी खुदा बख्शनी। आप मुझे बताएं ये लाड़काना जो घर है इनके पानी का पार्टी के, उधर जो हालात है, आप बाकी तो सब सिर्फ छोड़ दें। 10 सेकंड में अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें बस जल्दी से। बात ये है कि बात है आवाम की राय की। आज कराची में बात कर रहे हैं हमारी गवर्नेंस की, जो अपनी जीती हुई सीटें हार चुके हैं, जो नंबर 1 से नंबर 6 पे आ गए हैं, जो हर इलेक्शन हार रहे हैं, सिंध में कोई इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं, वो हमसे गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। लोग खुश हैं, हमें दुआएं दे रहे हैं। आए जरा मैं अपनी बहन को इनवाइट करता हूँ, आपको लाड़काना की भी अस्पताल दिखाता हूँ, कराची के भी दिखाता हूँ, कराची के फ्लाईओवर्स और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हुकूमत ने बनाए। आने वाले दिनों में इन अस्पतालों की कोशिश करेंगे वहाँ की सूरत हाल भी आवाम को दिखा सकें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और हकीकत आवाम के सामने आ सके। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर जरका साहब। एक ब्रेक अभी लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत ने अब गाड़ियाँ सस्ती करने का भी ऐलान किया है। 1-2 रोज़ में इस पर अमल होना था, 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस पर अमल होगा, गाड़ियाँ सस्ती होंगी या नहीं होंगी, एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने बजट में छोटी गाड़ियां सस्ती करने का ऐलान किया था तो लाखों शहरी खुश हो गए थे और ये सोच रहे थे कि अब वो भी अपनी गाड़ी चलाएंगे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार ने भी गाड़ियां सस्ती होने का ऐलान किया। किस गाड़ी की कीमत कितनी कम होगी ये भी बताया था और कहा था कि कीमतें 1-2 रोज़ में ही कम हो जाएंगी। लेकिन आज 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक छोटी गाड़ियों की कीमतों में कहीं कोई ख़ास कमी देखने में नहीं आई है। और अगर ये कीमतें कम भी हो जाती हैं तो अपनी गाड़ी लेना शायद इतना आसान नहीं होगा जितना लग रहा है, क्योंकि आवाम को एक गाड़ी बुक होने के बाद 6 माह का इंतज़ार करना पड़ता है। डीलर्स बुकिंग के लिए एडवांस पैसे ले लेते हैं और फिर इस पर सूद भी कमाया जाता है और आवाम इंतज़ार ही करते रहते हैं। मुख्तलिफ डीलर्स मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स पर गाड़ियाँ बुक करते हैं और पहले से महंगी गाड़ी को जल्दी डिलीवर करने का कहकर इस पर ओन मनी लेते हैं और गाड़ी को मज़ीद महंगा करके बेचा जाता है। अब हुकूमत ये दावा कर रही है कि इस बार गाड़ियाँ यकीनी तौर पर सस्ती होंगी और वो ओन मनी को ख़त्म करने के लिए भी इक़दाम कर रही है और उस पर जुर्माने भी किए जाएंगे। क्या पर ऐसा मुमकिन है और उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँच सकेगा और कितना पहुँच सकेगा, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन के। तो HM शहजाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ कि ये वाकई ये गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा? लेट सपोज अगर एक गाड़ी 10 या 12 लाख रुपए की है तो उसमें कितनी कीमत में कमी आ सकती है और एक मुतवस्सित तबके का शख्स उसकी कुव्वत ख़रीद में वो आ सकती है? देखें, इसमें पहले एक बात समझने की कोशिश करें कि ये गाड़ियों की कीमतें कंपनी ने कम नहीं की हैं, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस जो हैं वो कम किए हैं। उससे जाहिर सी बात है गाड़ियों की प्राइस में फ़र्क आएगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यहाँ ये है कि पिछले 2 साल के अंदर जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं लोकल असेंबलरों की तरफ से, ये कहकर कि जी डॉलर जो है वो ऊपर चला गया और हमारी CKD SKD महंगी मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2 साल पहले 2019 में डॉलर 153 रुपये का था। आज अगर हम देख लें 153 और 155 के दरमियान है। ये 15 रुपये का फ़र्क एक बहुत बड़ा फ़र्क था और इन्हें ये प्राइसेस लोगों को कम करा के ये पास ऑन करने चाहिए थे। लेकिन ये जो लोकल असेंबलर माफिया ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हुकूमत की उस बात पे तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन हुकूमत ने अपने टैक्सेस कम करके जिसमें FAD को कम किया गया है। तो शहजाद साहब, क्या कम किया गया? हुकूमत ने कंपनीज से गाड़ियों की कीमतें कम करने पर नहीं बात की, कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? और अगर ऐसा हुकूमत करती, इंटेंशन होती, तो क्या ये मुमकिन था कि कंपनीज भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर देती? हुकूमत इस मुल्क में हुकूमत जो है वो एक पावरफुल हुकूमत है इस वक्त जो चल रही है। अगर वो इनको बैठा कर ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते तो इनका काम था प्राइस को नीचे लाना। जब आपने पिछले दिनों प्राइसेस बढ़ाए ये कहकर कि भाई
डॉलर जो है वो ऊपर गया, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी CKD SKD असेंबली क्योंकि ये इंपोर्ट करते हैं तो ये बढ़ गई है, लेकिन डॉलर तो रिवर्स हुआ है। ठीक है, रिवर्स होने के बाद वो कमी नहीं हुई। शाहिद साहब की तरफ मैं वापस आता हूँ, शाहिद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। शाहिद साहब, ये हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, लेकिन अमली तौर पर तो अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। टैक्स में कमी की गई है, कंपनी की कीमत में कमी नहीं हुई, तो इससे तो टैक्स हदफ पर नहीं हुकूमत के फ़र्क पड़ेगा। टैक्स अगर अपनी जगह मौजूद रहता और कंपनी की कीमत को कम किया जाता तो क्या ये बेहतर कदम नहीं होता शाहिद साहब की नज़र में? देखिए, पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये बड़ी गाड़ियों पर भी टैक्स कम किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ छोटी गाड़ियों पर है। बेसिकली इसका मकसद जो है, हमारा जो एतराज़ है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब से 15 साल पहले जब ये इनको कंसेशंस दिए गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए मुशर्रफ दौर में, तो हमारा कहना ये था कि ये कंजम्पशन का आइटम है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो आप कंसेशंस क्यों दे रहे हैं। तो उस वक्त ये तय हुआ था कि हम इनको ये कह रहे हैं कि आप परसेंटेज वाइज हमें बताएं कि कितने अरसे में कितने पार्ट्स लोकल बनाएंगे, ताकि हम जो असेंबल कर रहे हैं तो इंजन के अलावा बाकी पार्ट्स जो हैं वो तो हम कम से कम बनाएं। ये मुआहदा हो चुका था, वो मुआहदे पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। तो बुनियादी चीज़ तो ये है कि आपने बड़ी गाड़ियों की कीमतें में भी ड्यूटी वगैरह कम कर दी हैं, कीमतें यकीनन कम होंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वही खेल हो गया जो मुशर्रफ के ज़माने में ये हुआ था कि जी आप गाड़ियाँ भी ख़रीद लें, फ्रिज भी ख़रीद लें। हम मईशत को कमज़ोर बुनियादों पर कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? पहला सवाल तो इनको ये बुला के पूछना चाहिए था। जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर ये तो बताएं कि जो आपके साथ जो मुआहदा हुआ था कि आप अपने जो पार्ट्स हैं वो खुद बनाएंगे, उसमें आपकी प्रेशरत कितनी हो रही है? आप अपना मुनाफा बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, ओन मनी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बुनियादी जो मेरी परेशानी है कि हमारे इस वक्त मुल्क में जो कुछ खेल हो रहा है, मैं थोड़ा गाड़ियों से बात को आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा यही है। कीमतें यकीनन कम होंगी, लेकिन ये हमें मुल्क को इससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो इम्पोर्ट का आइटम है। हमारा मसला ये है कि अहम मकसद को शाहिद साहब इस नुक्ते पर एक पॉइंट मेरे लीजिए कि हुकूमत तो अब ये कह रही है कि हम 5 लाख के करीब तकरीबन सालाना गाड़ियां अपनी हम लोकल असेंबल करेंगे, तो सोच तो रही है हुकूमत इस तरफ आने के लिए। ज़ाहिर है कुछ कंपनी से भी बातचीत चल रही होगी। नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि जो बड़ी 30 लाख तक की गाड़ियां हैं उन पर भी ड्यूटी कम की गई है। तो सवाल ये है कि वो या तो छोटी गाड़ियों पर इन्होंने आप पूरा फुल पेज ऐड आ गया है कि कितना कस्टम ड्यूटी वगैरह कम हुई है। दूसरा ये था कि जब आप कोई कंसेशन देते हैं 30 लाख की गाड़ियों का, 35 लाख का, पहला सवाल ये पूछते हैं कि 15 साल से जो आपने हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है, जिस पर आप अमल दरामद नहीं कर रहे, कोई हुकूमत उससे बात नहीं कर रही, मौजूदा हुकूमत ने भी उनसे बात नहीं की, ना करने का इरादा है, तो क्या ये पॉलिसी इस वक्त जो ड्यूटी कम करने की है, आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया था, मैं चाहता हूँ उसको मैग्नीफाई कर दें कि हमारा बजट खसारा, हमारा टैक्सों का हदफ पहले हासिल नहीं हो रहा। आपने एक तरफ जुल्म की इंतहा कर दी है कि जो आदमी की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए है वो टैक्स देने का पाबंद नहीं है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना। आपने उसके ऊपर नॉन फाइलर का ठप्पा लगा के उस पर तो 30% टैक्स लगा दिया। तो आवाम को कुचल के आप ऐसी कमज़ोर बुनियाद पर मईशत को ला रहे हैं कि आप ये चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए, किसी तरह से मईशत को तबाह करके, कर्जों का बोझ बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ख़त्म करके, मुल्क के जो है मफादात को दाव पे लगा के किसी तरीके से ऐसा टाइम गुजर जाए कि कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी आ जाए, चाहे कर्जे बढ़ जाएं, चाहे महंगाई बढ़ जाए, लेकिन आप कमज़ोर बुनियादों पर इस तरह कर रहे हैं। जो असल चैलेंज है वो मैं आपको बता जी, वो ये है कि हमने ये पूरा बजट में आप चीज़ें देखेंगे तो उसमें ये है कि इस बजट में जो मईशत को खतरात थे, जो मईशत को चैलेंजेस थे, उनसे निपटने के लिए एक छोटा से छोटा कदम भी नहीं उठाया गया। हम ये देख रहे हैं कि इस बजट के आने के बाद बेयकीनी की कैफियत बढ़ गई है। आपने ये कहा कि ये बजट आपने IMF के जो शराइत थी उनके मुताबिक नहीं बनाया। IMF ने आपकी जो है किस्त कैंसिल कर दी। IMF ने ये कहा कि हम जुलाई में जो आपसे बात करने वाले थे वो हम नहीं करेंगे, अब वो सितंबर में आएंगे, दांत तेज करेंगे। उस वक्त तक ये कुछ लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि बता दें हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। ये लीपापोती की मईशत नहीं होगी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अगर आपको 2 स्टेटमेंट दे दूँ, वो एक तो स्टेटमेंट ये है कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि अगले इलेक्शन के बाद PTI या कोई भी आए, ये दोबारा IMF के पास जाएंगे। ये जो कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, अब ये साबित हो गया कि जाना पड़ेगा। ये तमाशा हो रहा है। तो मेरा अपना सिर्फ कहना यह था कि अगर आप आवाम को कुचल रहे हैं, मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं, बेयकीनी की कैफियत बढ़ा रहे हैं, तालीम और सेहत के बजट में इस साल 2000 अरब रुपए की कटौती है PTI के मंशूर से।
सवाल ये कि ये बजट है क्या आपके ख्याल से? मैं कहता हूँ नहीं है, इसलिए कि बजट ने पार्लियामेंट में जब अप्रूव किया तो आप किसी मेंबर को बुला के, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के जरा पूछ तो लें कि आपने वफाकी बजट में ये कहा था कि 570 अरब रुपया सूबे फाजिल देंगे, तो पंजाब ने आपको फाजिल नहीं दिया, केपी ने दिया जहां आपकी हुकूमत है, तो आपको पता है आपको? बिल्कुल शाहिद साहब, पॉइंट आपका बिल्कुल डिटेल से आ गया। जरा चूंकि शहजाद साहब मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते गाड़ियों वाले मामले पे मैं जरा इनसे एक दो सवाल और कर लूँ। अब शहजाद साहब ये जी शाहिद साहब मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। तो शहजाद साहब ये इस वक्त हमारे मुल्क में कैपेसिटी है कितनी गाड़ियों की बनाने की? क्योंकि ये हुकूमत जो इस वक्त ऐलान करी है कि 5 लाख सालाना गाड़ियां बनाना चाहते हैं, इस वक्त कितनी बन रही हैं और हमारे मुल्क में कैपेसिटी है कितनी? और अगर ये 5 लाख का फिगर ही हासिल कर लें तो उससे कोई बेहतरी आ सकती है? देखें, पहले तो आप एक बात को समझ लें कि ऑटोमोबाइल के लिए करके पाकिस्तान जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। आज हमारी जरूरत पाकिस्तान में 10 लाख गाड़ियों की है। ये लोकल असेंबलर टोयोटा, होंडा, सुजुकी कार्टल है। ये कार्टल पौने 2 लाख गाड़ियां असेंबल करता है। टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत 25-30 हजार गाड़ियां आती हैं। 8 लाख के करीब गाड़ियां लोग जो रोडों पे ऑलरेडी पहले से चल रही हैं, 5 साल 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी गाड़ियां लेने पे मजबूर है, क्योंकि लोकल गाड़ियां कीमतें खरीद में नहीं है। और अभी जो टैक्सेस कम हुए हैं, आपको बता दूं, शाहिद साहब को भी बता दूं, वो 48,000 रुपए से लेके और 4 लाख रुपए तक की कमी की गई है। जो छोटी गाड़ियां हैं उस पर जो सेल टैक्स है वो 4.5% कम किया गया है। और ऊपर जो एफएडी थी 1000 सीसी तक एफएडी खत्म कर दी गई है, और जो उसके ऊपर एफएडी 5% थी उसको 2.5% किया गया। साहब ये ओन मनी को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब जो ये वसूल करेगा उस पर जुर्माना भी होगा। देखिए, एक बात को समझ लें, आज 40 साल हो गए सुजुकी को पाकिस्तान में आए हुए, आज तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए। दिलशन प्रोग्राम पे 80-81 पे जो साइन हुआ था, उसकी स्प्रिट ये थी कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्क में आएगी, मुल्क की जरूरत को पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। आज 40 साल में नहीं हुआ। टोयोटा होंडा को आज 32 साल हो गए। सेम प्रैक्टिस है, मुंह खून लग चुका है। ठीक है, और इस मद में ज़ाहिर है बहुत पैसा लोगों से लिया गया है। तो शाहिद साहब, ये ओन मनी पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, ये कदम कम से कम बेहतर है कि वो पैसा जो आवाम की जेब से बगैर किसी मसरफ के निकलता था और वो कंपनीज को ही जाता था या फिर ज़ाहिर डीलर्स को जाता होगा, तो वो कम से कम अब रुक जाएगा और वो आवाम के ही पास मौजूद रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ये रेगुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ उनको कंसेशन दी हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऑन मनी को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो जो लंबा पीरियड गुजार देते थे उसको भी कंट्रोल करेंगे, और अगर डिले होगी तो उस पर सूद भी देंगे। तो कुछ ना कुछ यकीनन बेहतरी आएगी। लेकिन ओवरऑल ये जो भी पॉलिसी है ये कौमी जो है मुफाद में नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं मानता कि कोई बेहतरी नहीं आएगी, प्राइसेस कम नहीं होंगी, बिल्कुल कम होंगी। ऑन मनी जो है अगर काफ़ी हद तक ख़त्म होगा, रेगुलेट होगा, जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी मुख्तलिफ नामों से ले लेते थे, फिर उससे गाड़ी चलती रहती थी कुछ, तो ये सारी चीज़ें तो यकीनन बेहतरी आएगी। लेकिन जो बड़े बड़े खेल उन्होंने कर लिए हैं और कुछ ये फूल पत्तियां कर ली हैं, तना को चलें इनके बड़े खेलों पर आगे आने वाले दिनों में मजीद डिटेल से बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कि आने वाले दिनों में क्या अमली तौर पर ये गाड़ियाँ सस्ती होती हैं या नहीं, कुछ ही दिन में इसका बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अब पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।